आज कच्चा चिट्ठा वीकेंड स्पेशल की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। दरअसल पुलवामा की दूसरी बरसी के मौके पर आतंकी एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन जम्मू पुलिस ने साजिश को नाकाम कर दिया। जम्मू पुलिस ने शहर के बस अड्डे से 7 किलो विस्फोटक के साथ एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच के बाद जम्मू पुलिस का कहना है कि आतंकी साजिश के तार दिल्ली तक फैले हो सकते हैं और हम आपके सामने आतंकी इस साजिश का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देंगे। लश्कर की बड़ी साजिश नाकाम। पुलवामा की बरसी पर आतंक की साजिश। निशाने पर जम्मू का भीड़ वाला इलाका। ये बहुत बड़ी कामयाबी है जिसके चलते ये जो हदायतुल्लाह के पकड़े जाने के बाद इन चीज़ों का खुलासा हुआ। 7 किलो विस्फोटक के साथ आतंकी गिरफ्तार। साल 2021 के 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले शनिवार जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी उन्होंने पकड़ा और कल लश्कर ए तैयबा का मिलिटेंट उन्होंने पकड़ा है। लेकिन आज आपको बता दें कि आज जो जम्मू बस स्टैंड से एक जखीरा बरामद हुआ है, एक बहुत बड़ा मंसूबा था जिसको अंजाम देना चाहते थे आतंकवादी, लेकिन वो यहाँ पर विफल होता नजर आ रहा है। दूसरी बरसी थी पुलवामा अटैक की और क्या मंसूबा था ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन किसी न किसी वारदात को वो अंजाम देने वाले थे। जम्मू कश्मीर पुलिस का सारा अमला और उसके आला अफसर यहाँ जिस बात का पर्दाफाश करने पहुंचे हैं उसे सुनकर एक बार फिर पूरा देश दहल गया। पुलिस की माने तो मंदिरों के शहर में मातम फैलाने की साजिश रची गई थी, जिसे वक्त रहते बेनकाब कर दिया गया। हमने एक सुहेल नाम के लड़के को गिरफ्तार किया जो सस्पिशियस कंडीशन में वहाँ पे घूम रहा था। उसके हाथ में एक बैग थी और जब उससे पूछताछ हुई तो बैग से तकरीबन 6-6.5 किलो की एक बहुत बड़ी आईडी बरामद हुई। जी हाँ, इस साजिश का पर्दाफाश ऐन उस रोज हुआ जब सारा हिंदुस्तान पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर अपने शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा था। 2 साल पहले पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर एक आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी को मातम में बदलने की एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम कर दी गई। पुलिस के मुताबिक जम्मू शहर के बस अड्डे पर 7 किलो विस्फोटक के साथ एक आतंकी पकड़ा गया। इस खबर के फैलते ही जम्मू में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं और सुरक्षा बल और मुस्तैद हो गए। बकौल पुलिस, आतंकियों ने शहर को बम धमाकों से दहलाने का एक खौफनाक प्लान बनाया हुआ था और उनके निशाने पर जम्मू शहर में जम्मू रेलवे स्टेशन, जम्मू बस अड्डा, जम्मू का बड़ा बाजार और रघुनाथ मंदिर था। 12 और 13 की रात को जो दूसरा आतंकी पकड़ा गया है जिसका नाम जहूर है, जहूर राथर इसका नाम है, इसको खालिद भी कहते हैं और साहिल भी नाम है इसका। लश्कर ए तौबा की फ्रंट को जो रन कर रहा था टीआरएफ को, ये टीआरएफ का चीफ था। ये भी बहुत लंबा अरसा पहले खुद ओजीडब्ल्यू के खाते में काम करता रहा। इसकी बड़ी बात यह है कि ये बहुत पुराना ट्रेंड मिलिटेंट है। पुलिस के आला अफसरों के मुताबिक उन्होंने पिछले 9 दिनों में 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकी से बड़ी तादाद में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आतंकी से 6 पिस्टल, 12 मैगजीन, 189 गोलियां और आईडी बनाने के लिए विस्फोटक से भरी 15 बोतलें बरामद की गईं। पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक सांबा सेक्टर में सुरंग और हथियारों का मिलना, उसके बाद दिल्ली में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर आतंकी हमले की साजिश का भंडाफोड़ इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि आतंक की इस साजिश के तार दिल्ली तक फैले हो सकते हैं। इस आतंकी को जो पाकिस्तान में हैंडल करने वाला आदमी है, जिसको अलियास डॉक्टर के नाम से जानते हैं, उसके कहने पर ये बंदा दिल्ली भी जाता है और दिल्ली में जाकर के हमारे एनएसए साहब अजीत डोभाल साहब के
जो जहाँ पर वो ऑफिस है उन एरिया की रैकी करता है, फिल्म बनाता है और वो फिल्म बना के पाकिस्तान अपने हैंडलर को भेजी जाती है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये जम्मू कश्मीर के साथ साथ दिल्ली के अंदर भी अपने टारगेट जिनको ये निशाने पे लाना चाहते थे, खासतौर पे जैश ए मोहम्मद जिनको निशाने पे लाना चाहती थी, उनकी रैकी इनके जरिए से करवा रही थी। आतंकवाद के खिलाफ जम्मू पुलिस को लगातार जिस तरह कामयाबी मिल रही है, उसे देखकर तो लगता है कि जम्मू कश्मीर से बहुत जल्द ही आतंकवाद का सफाया कर दिया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ जम्मू पुलिस के आईजी मुकेश सिंह जुड़ गए हैं। सर, ये जो 7 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है और साथ ही एक संदिग्ध की गिरफ्तारी, ये कितनी बड़ी कामयाबी? देखिए, कुछ दिनों से हमें इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रही थी कि पुलवामा ब्लास्ट की एनिवर्सरी पे ये कुछ आतंकी संगठन बहुत बड़े कार्रवाई को अंजाम देना चाह रहे हैं। इस पे हमारे नाके अलर्ट कर दिए गए थे, पेट्रोलिंग गश्त पार्टीज को अलर्ट कर दिया गया था और सभी थाने को चौकस कर दिया गया था। हर थाने के मुलाजिम को ब्रीफ कर दिया गया था कि वो लुकआउट पे रहे और कुछ और तकनीकी मदद से हम कुछ लोगों को ट्रैक भी कर रहे थे। और इसके सिलसिले में हमने कल रात सुहेल बशीर नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया, जिसकी पोजीशन से हमें एक बहुत बड़ी आईडी बरामद हुई है। ये आईडी बिल्कुल तैयार हालत में थी, इसको सिर्फ एक्टिवेट करना था कुछ तारों को जोड़ के, जो कि इसको सुहेल को जो पार बैठे अलबदर के जो इनके आका हैं उन्होंने वो उसका तरीका बताया था और इसको आईडी को एक्टिवेट करने के 15 मिनट बाद इसमें धमाका हो जाना था और काफ़ी नुकसान होने की आशंका थी, जिसको प्रिवेंट कर लिया गया है। जी सर, अभी हिदायतुल्लाह मलिक के तार कहीं ना कहीं से जुड़ते हुए नजर आए, आपने शायद पीसी में भी इस बात का जिक्र किया था। तो क्योंकि ये भी जानकारी मिली थी कि हिदायतुल्लाह मलिक ने रेकी की थी एनएसए अजीत डोभाल के घर की, तो क्या ये जो तार हैं इस संदिग्ध के भी दिल्ली से जुड़ते हुए दिख रहे हैं? अभी तफ्तीश की शुरुआत हुई है। अभी इसने अपने कुछ जो साथी हैं इनके नाम वाम बताए हैं और जिसमें कि 2 साथियों को इसके कश्मीर से गिरफ्तार किया गया है, एक साथी इसका चंडीगढ़ में पढ़ता था उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो फिलहाल 4 गिरफ्तारियां हुई हैं। जैसे जैसे इनकी तफ्तीश आगे बढ़ेगी और इनके डिस्क्लोजर्स होंगे और इनके तार कहीं से भी जुड़े होंगे उसका खुलासा किया जाएगा और उस पे आगे काम करके उस पे आगे के काम को प्रिवेंट किया जाएगा। सर, अभी तक क्योंकि पूछताछ उससे चल रही है, तो अभी तक की जो जांच आपकी पहुंची है, अभी तक की जो पूछताछ हुई है, उससे इसकी प्लानिंग को लेकर क्या जानकारी हाथ लगी है? क्या क्या प्लानिंग थी, कहां कहां पर ये लोग साजिश कर रहे थे? देखिए, जो अभी जो वाकया है इसकी जो पूछताछ हुई है, इस पे ये पता चला है कि अलबदर तंजीम है जिसका कमांडर पार बैठा है। अलबदर, अगर आपको पता होगा कि पिछले कुछ सालों में बहुत ही ठंडे बस्ते में था, लेकिन आज ये अलबदर तंजीम दोबारा से रिवाइव होने की कोशिश कर रहा है और एक अपना ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें नए लड़कों को ये अपने फोल्ड में लेना चाह रहा है। और इसी तरीके से वो जो है 2 लड़के इन्होंने चंडीगढ़ वाले अपने फोल्ड में लिए थे और 2 लड़के कश्मीर वाले लिए थे और इन सब को लगातार जो अलबदर के जो कमांडर्स पार बैठे हैं वो संपर्क में थे, इनको फाइनेंस भी करते थे और इनको काम भी बताते थे और इन तक सामान भी पहुंचाते थे जिससे आतंकी हमले ये अंजाम दे सके। जी सर, ये क्या एक नई तरीके की साजिश नजर आ रही है सरहद पार से? क्योंकि हम देखिए जो शेडो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे अलबदर का नाम आपने लिया, टीआरएफ का भी नाम मेरे ख्याल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ले रहे थे, तो ये जो शेडो ऑर्गेनाइजेशन है उनके जरिए इस तरह की वारदातों को, इस तरह की साजिशों का ताना बाना बुनना, क्या अब ये नई तरीके की कोशिश है? पिछले दिनों भी इस तरीके के शेडो ऑर्गेनाइजेशन के नाम आए हैं सामने। अक्सर जब ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जब प्रोस्क्राइब हो जाती है, जिन पे इंटरनेशनल तौर पे भी पाबंदियां लग जाती है, तो ये अपने नए नए सब ग्रुप्स को क्रिएट करते हैं जिनके ज़रिए वारदात को अंजाम देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे जो लश्कर ए तैयबा है उसकी टीआरएफ फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई। जैश ए मोहम्मद ने भी अभी, जैसे ये लश्कर ए मुस्तफ़ा जिसका हिदायतुल्लाह कमांडर था जी, वो एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे सामने आया।
तो जैसे जैसे ये इंटरनेशनली ये फोकस में आते हैं, ये दूसरे तरीके से उसी काम को अंजाम देना चाहते हैं और वही सेम अपना स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, सेम वर्कर्स जो ग्राउंड पे हैं उनको यूज़ करते हैं, सेम हथियार का इस्तेमाल करते हैं, बस नाम में इनका फ़र्क रहता है, काम इनका सेम रहता है। सर, अब क्या जम्मू पर ही ज़्यादा फोकस आतंकियों का? क्योंकि पिछले काफ़ी वक्त से देखा जाए तो जम्मू में जगह जगह इस तरह की वारदातों को अंजाम देने की कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन अभी तक ये अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो सके हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले नगरोटा में जो एनकाउंटर, उसमें 4 इनके साथी मारे गए जो जैश से ताल्लुक़ रखते थे। और इन दिनों लश्कर मुस्तफ़ा का हिदायतुल्लाह पकड़ा गया, ज़हूर जो TRF का पकड़ा गया कमांडर, ये सब जम्मू में आके कोशिश कर रहे थे कि एक बेस बनाया जाए और एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, जिसको खड़ा हमने नहीं होने दिया है और इसको हमने प्रिवेंट कर लिया है। अभी तक चाहे कोई भी संगठन हो, अभी तक कोई बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पाया है और हम कोशिश में लगे हैं कि ये आगे भी किसी तरह की ऐसी घटना को अंजाम ना दे सके। पुलवामा की बरसी पर क्या इस साजिश को रचा गया था? जी हाँ, जो डेट के हिसाब से जो पुलवामा की जो बरसी है 14 फरवरी, जो कि आज का दिन है जी, इसी दिन इनको ये धमाका करना था जिससे कि दहशत फैल सके जम्मू इलाके में। सर, टारगेट कहाँ कहाँ इन्होंने रखे थे? अभी तो एक IED बरामद हुआ है, इसकी टारगेट तो जम्मू में ही थी और जम्मू में जो 4 जगह इनको बताया गया था, 4 में से किसी भी एक जगह इसको लगाना था। एक तो जम्मू रेलवे स्टेशन था जहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, जम्मू बस स्टैंड है, वो भी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, रघुनाथ मंदिर है जो कि पहले भी काफ़ी हॉट टारगेट रहा है आतंकी संगठनों के रडार पे, जिसमें 2 बार फिदाइन अटैक पहले भी हो चुके हैं। और एक ज्वेलर्स जो की बाज़ार है वहाँ पे, लखदाता बाज़ार जिसको कहते हैं, वो भी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, डाउनटाउन जम्मू का इलाका है, जिसमें कि इन्होंने इस IED को लगाना था। सर, ये जो संदिग्ध गिरफ्तार हुआ है, आप इसकी निशानदेही पर क्या कुछ और भी गिरफ्तारियां आपने की हैं या इस पूरी साजिश से जुड़े कुछ और लोग भी आपके हत्थे चढ़े हैं? इसके साथ 3 लड़के और जुड़े हुए थे। एक चंडीगढ़ में इस सोहेल बशीर के साथ पढ़ाई करता था, उसको पिक किया गया है। साथ ही 2 लड़के और थे इनके साथी जो कश्मीर बेस्ड थे, जो पुलवामा के रहने वाले लड़के हैं, इन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया है। कुल मिला के 4 गिरफ्तारियां हुई हैं। मज़ीद पूछताछ चल रही है और जैसे जैसे इसमें और आगे खुलासा किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या लग रहा है आपको? अभी कुछ और लोग भी इनके साथ, आपने बताया कि 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, क्या और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? ये अभी तफ्तीश शुरुआती कुछ घंटे हुए हैं तफ्तीश के, तो जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी और खुलासा किया जाएगा इसमें। आप बता रहे हैं कि वाकई एक बहुत बड़ी साजिश थी, इससे क्या और भी लोगों तक पहुंचने में, क्योंकि इस साजिश से जुड़े जो लोग हैं उन पर तो आप कहीं ना कहीं शिकंजा कसेंगे ही। आप बता भी रहे हैं कि लगातार पूरी तफ्तीश भी चल रही है और पूछताछ में हो सकता है कुछ और नाम भी सामने आए, लेकिन ये जो शख्स गिरफ्तार हुआ है, क्या इससे पहले की साजिशों में भी ये शामिल रहा है या और भी जो शेडो ऑर्गेनाइजेशंस है वहां तक पहुंचने में, या उनसे जुड़े जो इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, क्या वहां तक पहुंचने में भी आपको लग रहा है कि कामयाबी मिलेगी? जी हाँ, इनके जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने के लिए हमने कश्मीर पुलिस को भी लिखा है और उनसे लगातार हम संपर्क में हैं और जैसे जैसे इसकी पुरानी जानकारी मिलेगी, इसकी किसी और तंजीम से इसका कोई ताल्लुक़ रहा है पहले कि नहीं रहा है, या किसी और वारदात में किसी तरीके से इन्वॉल्व रहा है कि नहीं रहा है, क्यों इस तरीके से ये अलबदर के फोल्ड में आ गया और अलबदर के लिए काम करना शुरू किया, इन सब पे तफ्तीश जारी है। इन सब पे हम कश्मीर पुलिस की भी काफ़ी मदद ले रहे हैं। जैसे जैसे आगे बात बढ़ेगी और मज़ीद उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी, चलिए सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और अब बात पैंगोंग में चीन के डिसएंगेजमेंट की। आखिरकार 10 महीने बाद ही पर चीन को पैंगोंग से पीछे हटना ही पड़ा। पैंगोंग के जिस इलाके से चीन वापस हट रहा है, उस हकीकत का गवाह बना न्यूज़ 18 इंडिया।
न्यूज 18 इंडिया ग्राउंड जीरो यानी कि पैंगोंग के उस इलाके में गया जहां चीन ने घुसपैठ करने की हिमाकत की थी, लेकिन भारतीय सेना के शूरवीरों ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। पैंगोंग लेक पहुंचा न्यूज 18 इंडिया। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पैंगोंग लेक पर। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 इंडिया। भारत के आगे कैसे झुका ड्रैगन। भारत ने ये साफ कर दिया कि हम अपनी सीमा, अपनी जमीन का 1 इंच हिस्सा भी जो है चीन को जाने नहीं देंगे। फिंगर 8 से कैसे पीछे हटी चीनी सेना। ये जो फिंगर एरिया है, फिंगर एरिया में भी जो है अब धीरे धीरे जो है चीन ने अपने सैनिकों को कम करना शुरू किया है। डिसएंगेजमेंट की इनसाइड स्टोरी। भारतीय सेना के पराक्रम और बुलंद इरादों के आगे आखिरकार ड्रैगन को झुकना ही पड़ा। 10 महीने तक एलएसी पर आजमाए हर हथकंडे के नाकाम होने के बाद चीन की सेना को आखिरकार वापस हटना ही पड़ा। पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील इलाके में भारतीय जांबाजों के फौलादी इरादों के आगे आखिरकार चीन की सेना को अपनी जिद छोड़नी ही पड़ी। भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और जीत की गवाह बनी ये तस्वीरें। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग इलाके के फिंगर 8 से चीन की सेना के बैटल टैंक वापस जा रहे हैं। भारत की इस जीत का गवाह न्यूज 18 इंडिया भी बना और ग्राउंड जीरो यानी पैंगोंग के उस इलाके में पहुंचा जहां महज कुछ दिन पहले तक चीन की सेना डेरा डाले बैठी थी। आज हम आपको अपनी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाएंगे कि 10 महीने के बाद पैंगोंग की हकीकत क्या है। हमारी टीम लद्दाख के सर्द मौसम और पहाड़ों का सीना काटकर बनाई सड़क पर एक मुश्किल सफर तय करते हुए पैंगोंग के उस इलाके में पहुंची जो अभी भी बर्फ की चादर से ढका हुआ है। रास्ते में हमें इस इलाके की वो नदी भी मिली जो ठंड की वजह से जम चुकी थी। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम जो है जा रही है पैंगोंग, उस जगह पे जो कि लंबे समय से एक फ्रिक्शन पॉइंट रहा है चीन और भारत के बीच में, और पिछले 10 महीने से लगातार वहाँ तनाव बना हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे तनाव कम होना शुरू हो रहा है, दोनों देशों की सेनाएं पीछे जा रही हैं। तो ये रास्ता जो है वो सीधा जाता है पैंगोंग सो लेक की तरफ, और वहाँ जाकर न्यूज़ 18 आपको बताएगा कि आखिर ज़मीनी हकीकत क्या है, डिसएंगेजमेंट जो शुरू हुआ है वो किस हद तक हुआ है, और आने वाले दिनों में क्या उस पूरे इलाके में होने वाला है। जैसे जैसे हम पैंगोंग झील के नजदीक पहुंचते जा रहे थे, हमारा सफर उतना ही मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान गिरता जा रहा था और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही थी। सफर के दौरान हमने देखा कि इस इलाके में बहने वाली हर नदी का पानी जम चुका है।
ग्राउंड जीरो यानी पेंगोंग झील पहुंचने पर हम और भी हैरान रह गए, क्योंकि 135 किलोमीटर लंबी झील पूरी तरह से बर्फ में तब्दील हो चुकी थी। भारत और चीन के बीच लगातार 10 महीने से जो तनाव था वो अब खत्म होता नजर आ रहा है और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस वक्त पहुंची है ग्राउंड जीरो पर। जी हां, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पेंगोंग लेक पर। आप देख सकते हैं ये पेंगोंग लेक है और ये पूरी तरह से अभी जमी हुई है। ये हिस्सा भारतीय इलाके का हिस्सा है, यहीं से शुरुआत होती है और आप सामने देख सकते हैं जितनी पहाड़ियां हैं, पीक्स है, वहीं जो है वो फिंगर एरिया कहलाता है। और वहीं जो है सबसे पहला डिसएंगेजमेंट जो है इस इलाके में, यानी कि ये जो नॉर्थ बैंक है यहाँ पे शुरू हुआ है। चीन की सेना जो है अपनी टुकड़ियों के साथ ऊंची चोटियों पर अब भी जमी हुई है, जिनको धीरे धीरे पीछे जाना है। दूर दूर तक दिखने वाली ये बर्फ की चादर दरअसल पेंगोंग लेक ही है और यहीं पर पिछले 10 महीने से चीन और भारत की सेना आमने सामने डटी थी। पेंगोंग लेक दुनिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर यानी खारे पानी की झील भी है। न्यूज़ 18 इंडिया के संवाददाता संदीप बोल ने ग्राउंड जीरो पर जाकर भारत और चीन के डिसएंगेजमेंट की इनसाइड हकीकत बयां की, बल्कि उन चोटियों को भी दिखाया जिनको लेकर चीन अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। ये ग्राउंड जीरो है, ये सबसे बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट था जो कि अब धीरे धीरे दुरुस्त किया जा रहा है। पेंगोंग का वो आगे का हिस्सा देख सकते हैं, जो सामने जो पीक्स है वो जो है उसी तरीके की पीक्स है। फिंगर एरिया उन्हीं को कहा जाता है। फिंगर एरिया में आप मानिए 8 फिंगर तक जो है हमारी सीमा है, यानी कि LAC 8 फिंगर से जाती है, लेकिन चीन ज़बरदस्ती जो है उस LAC को फिंगर 4 से ले जाने की बात करता है और वहीं विवाद शुरू होता है। पिछले साल अप्रैल महीने में चीन की चालबाजी के चलते पेंगोंग में विवाद की शुरुआत हुई थी। उस वक्त चीन ने चोरी छिपे पेंगोंग लेक इलाके में LAC को पार करने की हिमाकत की थी, लेकिन भारतीय शूरवीरों ने उसकी सेना को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि चीन के होश फाख्ता हो गए थे। उसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाने और भारत को डराने के इरादे से चीन ने LAC पर अपने हजारों सैनिक तैनात कर दिए, लेकिन भारत का कड़ा रुख और सख्त तेवर देखते हुए आखिरकार चीन ने 10 महीने बाद 10 फरवरी 2021 को भारत के आगे झुकते हुए डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया शुरू कर दी। हम जहां खड़े हैं ये पेंगोंग का सदर्न बैंक है और चूंकि ये इलाका जो है झील जो है जहाँ से शुरू होती है ये वो इलाका है और यहाँ से जहाँ पे टैंक रेजिमेंट यानी कि स्पांगुर गैप की बात करें, जहाँ चीन की टैंक रेजिमेंट जो है तैनात थी और 10 तारीख को दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ उसके बाद जो है टैंक्स जो है पीछे जाने शुरू हुए। यहीं से अगर आप 50 से 60 किलोमीटर आगे चले जाएं तो वो इलाका यहीं से पड़ता है और वहीं से जो है बड़े जो हैवी आर्मर्ड व्हीकल हैं, टैंक हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, उनको पीछे हटाना शुरू किया जा चुका है, क्योंकि भारतीय सेना ने जिस तरीके से उन चोटियों पर अपनी पकड़ मजबूत की थी, चीन के जो है होश फाख्ता हो गए थे। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और समझौते के मुताबिक चीन सेना के टैंक विवादित जगह से पीछे जाना भी शुरू कर चुके हैं। खबर के मुताबिक अगले 15 से 20 दिन में डिसएंगेजमेंट का पहला फेज खत्म भी हो जाएगा, यानी चीन की सेना फिंगर 8 के पीछे चली जाएगी और भारतीय सेना फिंगर 3 पर बने अपने परमानेंट बेस पर आ जाएगी। जो हमारे सैनिक हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस के गैप को फिल करते हैं। हमारा सैनिक 50 डिग्री सेल्सियस में भी ड्यूटी करता है और -50 डिग्री सेल्सियस में भी ड्यूटी करता है, यानी कि -50 से +50 100 डिग्री सेल्सियस को वो बीट करता है। हमारे सैनिक का मुकाबला दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन भारत माता की जय! भारत माता की जय! दरअसल भारतीय सेना ने लद्दाख में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है
जिसकी बदौलत वो 12 महीनों किसी भी मौसम और हालात में आसानी से सरहद पर तैनात अपने जवानों तक रसद और हथियार पहुंचा सकती है। ये भी एक बड़ी वजह है कि भारत की ऐसी तैयारी देखकर चीन घबरा गया और पैंगोंग में उसकी सेना को वापस हटना पड़ा। यानी भारतीय शूरवीर अब भी पैंगोंग में मजबूती से डटे हैं। और अब बात करते हैं बंगाल की सियासी जंग की। टीएमसी के लिए विधानसभा चुनावों की राहें हरगिज आसान नहीं है। एक तो पार्टी लोकसभा चुनावों में पहले ही बड़ा वोट बैंक हार चुकी है और अब जिस तरह से विरोधी उनके खिलाफ मुखर हैं, उसने उनकी परेशानी को और बढ़ा दिया है। इन्हीं परेशानियों के बीच बंगाल की सियासत में थर्ड फ्रंट की एंट्री ने सियासत की इस जंग को और भी रोचक बना दिया है, क्योंकि इसकी अगुवाई दरगाह फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कर रहे हैं। बंगाल की सियासत में बदलाव का समीकरण, विधानसभा चुनाव से पहले पीरजादा का पॉलिटिकल प्लान, तीसरे मोर्चे का तिकड़म किस पर पड़ेगा भारी। उत्तर 24 परगना में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की भले ही ये पहली चुनावी जनसभा है, लेकिन इस पहली जनसभा में अब्बास सिद्दीकी के आक्रामक तेवरों पर बंगाल की तमाम सियासी पार्टियों की नजरें टिकी थी, खासकर मौजूदा सीएम ममता बनर्जी की, क्योंकि दावा यही किया जा रहा है कि बंगाल में बदलाव की बयार लाने के लिए तीसरा मोर्चा भी अपनी ताल ठोक चुका है। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि ये मोर्चा जीते या ना जीते, लेकिन ममता का नुकसान तय है। पश्चिम बंगाल चुनाव में ये पहला ऐसा मौका है जब तीसरे मोर्चे के गठन की तैयारी की जा रही है या फिर चौथे राजनीतिक गठबंधन की जमीन रखी जा रही है, और इस तरीके की जो सभा है उसके जरिए यह कोशिश शुरू की गई है। अब सबकी नजर जनता पर है कि किस तरीके से वह इस फ्रंट की कोशिश को समझती है और क्या इस फ्रंट का जो कमाल है या असर है वो इस चुनाव में देखने को मिलेगा। अब्बास सिद्दीकी पश्चिम बंगाल के राजनीतिक समीकरण पर असर रखने वाली दरगाह फुरफुरा शरीफ में धर्म गुरु का ओहदा रखते हैं, लेकिन सियासत की समझ उन्हें कितनी है, इस बात का अंदाजा उस सवाल के जवाब से लगाइए जो सवाल न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने उनसे पूछा। बड़ा दुश्मन यानी टीएमसी है? देखिए, हम तो ही बोल रहे, जो जाहिर में दिखाई देता है जो मैं आपको मार देंगे वो तो दुश्मन हमको मालूम है, जो दोस्त बन के आते हैं और पीछे से छुरी मार देता है वही बड़ा दुश्मन है। ये बताइए कि बीजेपी के बारे में क्या ख्याल है? देखिए, बीजेपी के बारे में हमारा जो ख्याल है, अभी बंगाल में जो बीजेपी आ रहा है इसके पीछे ममता बनर्जी पूरा हाथ है। नहीं तो बंगाल का जो मिट्टी है, यहाँ का जो मिट्टी से यहाँ का जो आदिवासी दलित मुस्लिम है, यहाँ का मिट्टी बहुत शांत मिट्टी है। यह रविंद्र टेगर का मिट्टी है, काजी नजरुल का मिट्टी है, नेताजी सुभाष चंद्र का मिट्टी है, सैयद अबू बकर सिद्दीक का मिट्टी है। यहाँ मानुष बहुत सरल सीधा शांति में पूर्ण आदमी है। यहाँ बीजेपी आ रहे हैं ममता दीदी के लिए। बकौल अब्बास सिद्दीकी, वो ना तो राज्य में ममता बनर्जी को देखना चाहते हैं और ना ही बीजेपी को। यही वजह है कि उन्होंने टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ एक ऐसे महागठबंधन को आकार देने की कोशिश की है जिसमें एमआईएम भी शामिल हो और कांग्रेस भी। पहली जनसभा है सर ये यहाँ पर, और आपका जो सपना है, परिकल्पना है, आपका विजन है महागठबंधन का, तो क्या कांग्रेस एआईएमआईएम दोनों साथ आ पाएंगे? देखिए, वो तो बात टेबल में चल रहा है, उसका बात टेबल में चल रहा है। एआईएम तो वो खोल के बता दिए हमारे फ्रंट में रहेंगे। अगर कांग्रेस बोल रहे हैं उसके साथ नहीं रहेंगे। मेरा मानना है बीजेपी और टीएमसी को जो लोग रुकना चाहते हैं सबके इकट्ठा होना है। टेबल में बात चलते है, आखिर में क्या होता है देखते हैं। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ये तीसरा मोर्चा जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगा उनमें से ज्यादातर सीटों पर उसे जीत हासिल होगी। कितने सीटों पर आप लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, हमें गणित समझाइए। देखिए, अभी तो खोल के सीट का कोई संख्या तो नहीं बता पाएंगे, मगर हमारे पोजीशन बहुत ज़्यादा हो गए। अभी बहुत जगह से आदमी लोग चाह रहे हैं जहां आपके साथ जुड़ेंगे, आपका पार्टी करेंगे। इसी हिसाब से हमारा पोजीशन बहुत अच्छा है। अभी खोल के बता नहीं पाएंगे शंका का। ओवैसी की भूमिका इस पूरे चुनाव में क्या होगी?
देखिए वो तो ऐसी साफ बता पाएंगे, हमको तो मालूम नहीं। अब्बास सिद्दीकी क्या मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या परिस्थिति परमिटेशन कॉम्बिनेशन हुआ तो? नहीं, हम मुख्यमंत्री नहीं, हम नेता बनाएंगे। दरअसल बंगाल की सियासत में जिस फुरफुरा शरीफ दरगाह का लगातार जिक्र हो रहा है उसे भी समझना जरूरी है। फुरफुरा शरीफ बंगाली मुसलमानों की जियारत का एक अहम केंद्र है। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का बंगाल के कई हिस्सों में अच्छा खासा वर्चस्व है। दावा किया जाता है कि अब्बास सिद्दीकी की सिर्फ हुगली ही नहीं बल्कि उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, बर्दवान और हावड़ा में बांग्ला भाषी मुसलमानों के बीच अच्छी खासी पैठ है। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ होने से बांग्ला भाषी मुसलमान भी ओवैसी को वोट दे सकते हैं, जबकि बांग्ला भाषी मुसलमानों को ममता बनर्जी का वोट बैंक माना जाता है। हम लोग अब्बास साहब के साथ खड़े हैं और अब्बास साहब का जो फैसला होगा वो असद साहब ने कहा कि हमारे लिए आखिरी फैसला होगा। अब्बास साहब फैसला करें कहां क्या करना है, किस तरीके से लड़ना है, क्या फ्रंट बनाना है। हमारा स्टैंड जो है अब्बास साहब के साथ है। नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं। ये देगंगा से जमीन है, ममता बंदोपाध्याय का जमीन, तृणमूल कांग्रेस का जमीन। उधर राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे मामले को अपने ही नजरिए से देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल में किसी भी स्थिति में तीसरे मोर्चे जैसा कुछ बनेगा। हाँ, आप कह सकते हैं कि जैसे अलग अलग राज्यों के चुनाव में कोई एक पार्टी खड़ी होती है, 2-3 छोटे छोटे दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं और वो कुछ सीटों पर वोट कटवा, डैमेज करने वाले, डेंट करने वाले, बस इतनी ही भूमिका उनकी रहने वाली है। वहीं स्थानीय लोग धर्म और सियासत को अलग चश्मे के साथ देखना चाहते हैं। हालांकि ममता समर्थकों का दावा है कि अब्बास सिद्दीकी के आने से ममता बनर्जी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये बताइए कि फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी आए हैं तो पश्चिम बंगाल में क्या कुछ इफेक्ट डालेंगे, असर डालेंगे वो? एक्चुअली क्या है, ममता बनर्जी का एक वोट बैंक है, काम तो पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छा करे। ये नहीं कि उन्होंने आने से अपन कुछ फर्क पड़ेगा कि धर्म जाएगा रहेगा और राजनीति जाएगा रहेगा। अब्बास धर्म लिए ठीक है लेकिन राजनीति अच्छा नहीं। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी चुनाव में किसका खेल बिगाड़ेंगे, इस बात को समझने के लिए हमने एक मदरसे का भी रुख किया, लेकिन यहाँ लोगों ने पूरी तरह से अपने पत्ते खोलने से इनकार कर दिया। यहाँ टीएमसी सरकार है, जो सरकार आएगा और जनगण के लिए, पिछड़े बड़ा मानुस आदमी के लिए, इंसान के लिए जो काम करेगा, हम लोग उसी के वोट डालेंगे। ठीक नहीं हुआ था, अब किसी को वोट देगा नहीं देगा हम लोग ठीक नहीं करता है। हमको परिस्थिति जैसा होता है ऐसे ही वोट देगा। हम लोग का राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। हम लोग ऐसे यहाँ का आम बंगाल का हम लोग को तो आम आदमी है, तो मतलब राजनीति का मोड़ जिधर घूरेगा उधर हम लोग वोट देने के लिए तैयार हैं। फैसला कांग्रेस आला कमान को लेना है। हालांकि पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने भी तीसरे मोर्चे में शामिल होने का इशारा कर दिया है। कांग्रेस और लेफ्ट का अलायंस नहीं है, ये हर सेकुलर फोर्स का अलायंस है। वो सेकुलर फोर्स में अब्बास सिद्दीकी जी, उन्होंने जो
कांग्रेस का पास लेटर लिखा है जी हम लोग आपका साथ आना चाहता है, लेफ्ट को लेकर लेटर लिखा है। हमारा प्रदेश कांग्रेस सभापति अधीर रंजन चौधरी और अपोजिशन लीडर हमारा बंगाल का अब्दुल मन्नान साहेब, उन्होंने बातचीत कर रहा है। मैं सोचता हूँ जितना सेकुलर फोर्स है, जो थर्ड अल्टरनेटिव बंगाल का जनता चाह रहा है, इसके लिए हम लोग जो भी करना है, ये पार्टी का बात नहीं है, आम जनता बंगाल में वो अलायंस चाह रहा है जो थर्ड अल्टरनेटिव। इन तमाम बातों के इतर बीजेपी पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनावी मैदान में अपना दम दिखा रही है। पार्टी का दावा है कि कोई कितनी ही गणित क्यों न कर ले, बंगाल से ममता बनर्जी की विदाई तय है। सीपीएम को, कांग्रेस को आइए साथ मिलकर के बीजेपी के खिलाफ लड़े, बिल्कुल सही है, परिस्थिति ऐसी। और एक बात समझना पड़ेगा कि ये खाली तापस राय का नहीं है, ये सरकार का आह्वान है, क्योंकि टीएमसी का हाईकमांड बिना अनुमति के किसी का हिम्मत नहीं कि कोई स्टेटमेंट दे, इसलिए पार्टी का स्टेटमेंट है कि टीएमसी समझ गई अकेले बीजेपी के खिलाफ लड़के जीतना मुश्किल है, परिवर्तन होने ही वाला है। मैं भी उनको बोलता हूं कि बात सही है, आप सारे लोगों को साथ लेके बीजेपी के खिलाफ लड़िए, हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं और बंगाल में परिवर्तन करने के लिए तैयार है। जाहिर है इस चुनावी रस्साकसी के बीच मुश्किल इस वक्त सबसे ज्यादा टीएमसी के सामने ही है, क्योंकि बंगाल में तीसरे मोर्चे की थोड़ी भी सफलता टीएमसी का खेल खराब कर सकती है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है।